So we will go ahead with the last theory topic remaining of this chapter. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारा एक आखिरी टॉपिक बाकी है, थ्योरी टॉपिक, विच इज बेसिकली गॉस लॉ. लेकिन गॉस लॉ समझने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. अब ये टॉपिक मैंने आखिरी में इसलिए लिया क्योंकि एज आई टोल्ड यू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट टू का ये पहला टॉपिक है, तो इसलिए हम ये लास्ट में लेंगे सो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट टू जब स्टार्ट करोगे तो कम से कम याद रहेगा कि विच वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट वन. तो गॉस लॉ पे जाने से पहले देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो आपको पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है पता होना चाहिए. बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इट इज वेरी सिंपल. नाउ एज यू नो वी हैव सीन इन डिटेल व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. तो किसी भी एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसको विद द हेल्प ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको बोलते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. हमने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखे थे, विच वर थ्री टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड: यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एंड रेडियल. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हर जगह पे क्या होता है, सेम होता है, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय सेट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स. तो नाउ इमेजिन हमारे पास एक रीजन है, इस रीजन में वी हैव सम इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हमारे पास इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस है. एंड एज यू सी, क्योंकि मैं यहाँ पे सेट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब आई एम रिप्रेजेंटिंग विच इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इमेजिन मैं इस रीजन में एक एरिया ले लेता हूं. आई टेक सम एरिया इन दिस रीजन, सम एरिया इन दिस रीजन. अब ये जो एरिया हमने लिया, इस एरिया में से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया को परपेंडिकुलर पास हो रहे हैं, दैट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन कैसे करोगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन एरिया. तो कैसे डिफाइन करोगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली, क्योंकि ये परपेंडिकुलर पास हो रहा है ना, इसलिए. यू सी दिस एंगल इज 90 डिग्री हियर. गुड. तो डिफाइन करने के लिए हम पहले डिफाइन कर लेंगे. तो लेट अस डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स फर्स्ट. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स is defined as the total number of electric field lines या फिर electric lines of forces, electric field lines passing normally through a given area. Now that clear? So what is electric flux? Number of electric field lines passing normally through a given area. चलो गुड. अब डेफिनेशन समझा. अब होता ऐसा है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक सरफेस को नॉर्मल पास हो ऐसा नहीं भी होता. तो मेरे पास एक सरफेस है, बाय द वे ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस को, अभी ये सरफेस मैंने छोटा लिया, स्मॉल, और मैंने आपको बताया था कि मैथ्स या फिजिक्स में स्मॉल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डी. तो ये एरिया स्मॉल है तो इसको मैं डी ए या डी एस बोल सकता हूँ. डी मतलब स्मॉल, एस मतलब सरफेस, तो डी एस. तो ऐसा भी हो सकता है, कैसा हो सकता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये नॉर्मली पास ही नहीं हो रहा. इट इज नॉट पासिंग नॉर्मली, इट इज पासिंग समथिंग लाइक दिस. गुड. तो ऐसे केस में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन कैसे करेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन क्या था, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली. अब यहाँ पे तो ये जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो परपेंडिकुलर है ही नहीं. तो अब हम क्या करेंगे, इफ यू रिमेंबर चैप्टर नंबर 2 11th स्टैंडर्ड का, याद है क्या, मैथमेटिकल मेथड्स, हमने फिजिकल क्वांटिटीज को या तो स्केलर या तो फिर वेक्टर ऐसे डिफाइन किया था. इफ यू रिमेंबर, स्केलर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड. तब हमने बोला था कि एरिया क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी. लेकिन अब हम लोग एरिया को बनाएंगे वेक्टर. अब अगर एरिया को तुम वेक्टर बनाओगे तो उसके पास मैग्नीट्यूड और क्या होना चाहिए, डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड कितना है, ds.
अब डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो इस एरिया पे ही एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। क्या ड्रॉ कर देते हैं? परपेंडिकुलर, और ये मान लेते हैं एरिया का डायरेक्शन। गुड। तो अभी हम लोग एरिया को वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। वेक्टर क्वांटिटी में जब कन्वर्ट करते हो तो रिमेंबर वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। मैग्नीट्यूड कितना था? ds। तो मैंने इस एरिया को सिर्फ एक डायरेक्शन दिया। कैसे दिया? मैंने बोला कि इसी एरिया पे नॉर्मल ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो ये क्या बन गया? डायरेक्शन ds बार। अभी जो ds बार है और जो e बार है, इसमें एंगल कितना है? थीटा। गुड। तो एक काम करते हैं, लेट थीटा be the angle between e bar and ds bar, राइट। गुड। हमने सबसे पहले एरिया को वेक्टर क्यों बनाया? क्योंकि हमको फ्लक्स डिफाइन करना था, और फ्लक्स के डेफिनेशन में हमने क्या बोला कि फील्ड लाइन कैसे पास होना चाहिए? नॉर्मली। और हमको यहाँ दिख रहा है नॉर्मली तो पास हो नहीं रहा, तो अभी हमने क्या किया? एरिया को एक डायरेक्शन दे दिया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट करेंगे। एक कंपोनेंट होगा यहाँ पे, और अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेम्बर, एंगल को लग के जो कंपोनेंट होता है वो कौन होता है? कॉस कंपोनेंट। तो ये कौन सा कंपोनेंट है? कॉस। और ये कौन सा कंपोनेंट है? साइन। ये साइन कंपोनेंट है। हमको क्या डिफाइन करना है? फ्लक्स। फ्लक्स के डेफिनेशन में कौन से कंपोनेंट है? नॉर्मल। तो फिर ये जो कंपोनेंट है इसकी जरूरत है कि हमको? नहीं, तो हम दिखाएंगे भी नहीं। गुड। तो हमने क्या किया? ई बार के कंपोनेंट्स कर लिए। तो let us split e bar into components e cos theta, ये जो कंपोनेंट है, passes through the given area normal to it, passes through the given area normally, पक्का पक्का, श्योर। अब हम लोग मैथमेटिकली फ्लक्स डिफाइन करेंगे। ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन एरिया वाज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वो थ्योरेटिकल डेफिनेशन है। अब हम लोग मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज आल्सो डिफाइंड एज, अभी याद रखना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज आल्सो डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया? प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड which is normal to the area, मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय द एरिया। किससे मल्टीप्लाई करोगे? एरिया से। तो किसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? e cos थीटा को ds से, e cos थीटा को ds से, तो वो हो जाएगा डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। गुड। तो बाय डेफिनेशन यू कैन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन आल्सो बी डिफाइंड एज कैसे डिफाइन किया इलेक्ट्रिक फ्लक्स को? प्रोडक्ट ऑफ किसका प्रोडक्ट? परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ E इनटू क्या? एरिया। और फ्लक्स को हम डिनोट किससे करते हैं? फाई से। फाई से। ये एरिया स्मॉल है कि नहीं? तो फ्लक्स भी स्मॉल होगा कि नहीं? हाँ, तो फाई को भी क्या लिखेंगे? डी फाई। क्या लिखेंगे? डी फाई। वेरी गुड। तो अभी डेफिनेशन बन गया फ्लक्स का। अब एक बात बताओ, ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिखा हमने E का, कौन सा कंपोनेंट एरिया को परपेंडिकुलर है? E cos थीटा, और एरिया कितना है? ds। तो हो गया E cos थीटा ds। ये हो गया डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैथमेटिकली, E cos थीटा ds। तो अगर ध्यान नहीं था या आप लेट आए तो वापस एक बार ध्यान दो, क्योंकि अगला टॉपिक इस पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है। हमको डिफाइन करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन एरिया। एक एरिया में से कितने फील्ड लाइंस उसको परपेंडिकुलरली पास होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस एलिमेंट को, मतलब एरिया को परपेंडिकुलर ही हो। ऐसा हो सकता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर नहीं है, इट इज मेकिंग सम एंगल with respect to ds bar. What is ds bar? ds bar is the direction of area. एरिया अब तक हमने स्केलर क्वांटिटी माना था, लेकिन अब हम उसको वेक्टर बना रहे हैं। वेक्टर कैसे कन्वर्ट करें? बाय गिविंग इट अ डायरेक्शन।
डायरेक्शन क्या दे दिया तुमने, उसी एरिया पे क्या ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आज ही हमको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर यही नहीं पता कि एरिया का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे आपके। तो एरिया का डायरेक्शन कैसे निकालते हो, उस पर ही क्या ड्रॉ करते हो, नॉर्मल। पक्का पक्का। नाउ इमेजिन, इमेजिन ये एक एरिया है, इसका डायरेक्शन कैसे निकालोगे, इस पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे। ऐसा एरिया है तो इस पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ऐसा एरिया तो वहाँ नॉर्मल ड्रॉ करोगे, करेक्ट। तो हमेशा नॉर्मल ही ड्रॉ करना पड़ता है एरिया का डायरेक्शन निकालने के लिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट कर लिए, एक है ई कॉस थीटा जो एरिया को नॉर्मल है, एक है ई साइन थीटा जो एरिया को पैरेलल था। लेकिन हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करना है, उसमें हमको कौन सा कंपोनेंट चाहिए, तो पैरेलल कंपाउंड का काम ही नहीं है, इसलिए मैंने दिखाया नहीं, छोड़ दिया उसको। पक्का पक्का, श्योर श्योर। अब बाय डेफिनेशन, अगर डेफिनेशन नहीं भी याद हो, ये तो पता होना चाहिए, फ्लक्स में कौन से कंपोनेंट है, नॉर्मल। तो मैंने अभी सिर्फ एक ही कंपोनेंट दिखाया, कौन सा, ई कॉस थीटा, एक बार। लेकिन ये पूरे रीजन में से क्या सिर्फ एक फील्ड लाइन पास हो रही है क्या, नहीं, यहां से बहुत सारे फील्ड लाइन, इनफैक्ट इस एरिया के हर एक पॉइंट में से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, राइट। तो हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक एक कंपोनेंट ई कॉस थीटा इस सरफेस को कैसा जा रहा है, नॉर्मल। तो टोटल कितने कंपोनेंट्स पास हो रहे हैं, ई कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय डीएस। तो टोटल ई कॉस थीटा कितने हैं, ई कॉस थीटा इनटू डीएस। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे हर एक पॉइंट में से, इस एरिया के हर एक पॉइंट में से एक ई कॉस थीटा पास हो रहा है। तो टोटल कितने पास हो गए, ई कॉस थीटा इनटू डीएस। बस वही हमारा मैथमेटिकल डेफिनेशन बन गया। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ई इनटू एरिया, तो ये आ गया फ्लक्स, ई कॉस थीटा डीएस। लेकिन ये फ्लक्स था एक स्मॉल एलिमेंट से, स्मॉल एरिया से। अब ये भी तो हो सकता है, और ऐसा होता है कि ये जो तुमने स्मॉल एलिमेंट से फ्लक्स निकाला ना, स्मॉल एलिमेंट से तुमने फ्लक्स फाइंड किया, थोड़ा सा ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत काम की चीज है, तो थोड़ा सा ध्यान दो। क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और इस पे अगले 3-4 टॉपिक्स 12th के भी डिपेंडेंट है, तो तुमको ये पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स समझेगा। अभी हो सकता है कि जो एलिमेंट था डीएस, ये हो सकता है कि ये खुद एक बहुत बड़े सरफेस का एक छोटा सा पार्ट है, पॉसिबली हो सकता है। अभी भी बड़बड़ की आवाज आ रही है, आई एम टेलिंग यू फॉर द लास्ट टाइम, लास्ट टाइम। तुम्हारे इंपॉर्टेंट जो भी बातें होंगे वो क्लास के बाद हो सकती है, फिजिक्स से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। गुड। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो एलिमेंट है डीएस, ये जो एरिया लिया तुमने डीएस, ये खुद एक बहुत बड़े सरफेस का एक छोटा सा पार्ट है। तो अगर ऐसा है तो इसके बाजू में और एक एलिमेंट होगा, उसमें से भी तो फ्लक्स पास होगा। हो सकता है उसके बाजू में भी और एक एलिमेंट है, उसमें से भी क्या होगा, फ्लक्स पास होगा। क्योंकि अब हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि ये पूरा सरफेस एस, ये छोटे 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 टुकड़ों से बना है, डीएस 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 डीएस। तो इस रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हर एक डीएस में से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा, मतलब हर एक डीएस में से फ्लक्स पास होगा। तो अगर मुझे टोटल फ्लक्स निकालना हो, टोटल फ्लक्स, तो क्या करेंगे, फ्लक्स थ्रू डीएस प्लस फ्लक्स थ्रू द अदर डीएस प्लस फ्लक्स टू द अदर डीएस, और इसको मैथमेटिक्स में बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, तो इफ दिस एरिया एलिमेंट, और छोटे एरिया को हमेशा एलिमेंट बोलते हैं, इफ दिस एरिया एलिमेंट ds is a part of large surface S, then the total flux through S can be obtained by integration. तो टोटल फ्लक्स निकालना हो अगर आपको, टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स कैसे फाइंड करेंगे, टोटल फ्लक्स इज इंटीग्रेशन ओवर ऑल स्मॉल फ्लक्सेस। यहाँ से कितना फ्लक्स गया d5, यहाँ से कितना गया d5, यहाँ से कितना गया d5, उसके बाजू से कितना गया d5, और इंटीग्रेशन किस पे करते हो, पूरे सरफेस पे कर रहे हो।
क्योंकि तुम पूरे सरफेस में से कैलकुलेट कर रहे हो कितना फ्लक्स है, तो सरफेस पे इंटीग्रेशन हो रहा है। ये इंटीग्रल का साइन है, ये सरफेस पे इंटीग्रेशन कर रहे हो, ये किस पे इंटीग्रेशन कर रहे हो, छोटे छोटे फ्लक्सेस पे। तो इंटीग्रेशन ओवर सरफेस व्हाट इज डी फाई ए कॉस थीटा डी एस। अगर अभी आपको याद होगा, जो याद होना चाहिए, एक्सपेक्टेड है, व्हाट इज ए बार डॉट बी बार ए बी कॉस थीटा, तो व्हाट इज ई कॉस थीटा डी एस ई बार डॉट डी एस बार ई बार डॉट डी एस बार। तो सिंस ई बार डॉट डी एस बार ई डी एस कॉस थीटा, ये हो गया आपका टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला। पक्का? गुड। तो अगर अभी आपको टोटल फ्लक्स पता है तो आपको अभी गॉस लॉ समझ में आएगा। तो हमारा अगला टॉपिक है गॉस लॉ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि गॉस लॉ का इम्पोर्टेंस क्यों है और कहाँ यूज करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक इन द लिस्ट इज गॉस लॉ। अभी तुमको फिलहाल इसको एज अ लॉ समझ लेना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 में तुमको समझेगा कि कितना पावरफुल फॉर्मूला है ये। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तुम 20 स्टेप में डिराइव करते हो, ये तुमको 2 स्टेप में बता देता है कि क्या आंसर आने वाला है। तो इट इज सो पावरफुल, तो पता होना चाहिए। देखो अभी ऐसा है, मैं एक दो एग्जाम्पल आपको देता हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड कि गॉस लॉ लगाना कहाँ पे है। मेरे पास अगर एक सिंगल पॉइंट चार्ज था और मुझे अगर एक पॉइंट पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो आई हैव अ पॉइंट चार्ज एंड आई हैव अ पॉइंट जहां मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो फिर कैसे फाइंड करते हैं? 1/4πε0 q बाय आर स्क्वायर। ठीक, r इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द चार्ज। तो जब सिंगल पॉइंट चार्ज का अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो सीधा कूलम्स लॉ लगता है। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला था 1/4πε0 q बाय आर स्क्वायर। लेकिन अगर मेरे पास एक सिस्टम में बहुत सारे पॉइंट चार्जेस है, कुछ प्लस है कुछ माइनस है, हो सकता है सभी प्लस हो सकता है सभी माइनस हो सकता है कि कुछ चार्जेस प्लस है कुछ चार्जेस माइनस है, मेरे पास बहुत सारे चार्जेस है। ठीक, अब मुझे फाइंड करना है व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू ऑल दिस चार्जेस। तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा? गॉस लॉ। गॉस लॉ हमको बताएगा हाउ टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू ऑल दिस चार्जेस। इस पूरा चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। या फिर एज आई टोल्ड यू, मैंने तुमको इस चैप्टर के पहले लेक्चर पे ही बताया था, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 है उसमें नॉर्मली हम लोग सिर्फ पॉइंट चार्जेस की बात करते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि मेरे पास एक चार्ज है जो पॉइंट में नहीं है, जो स्फीयर पे है। तो मान लो मेरे पास एक स्फीयर है, एक बॉल है, हॉलो बॉल है, हॉलो स्फीयर है। मुझे इस हॉलो स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। कहाँ कहाँ फाइंड करना पड़ सकता है? इनसाइड सरफेस पे और आउटसाइड। तो अब तक हमने ऐसा कोई फॉर्मूला देखा ही नहीं जो हमको इस टाइप के चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बताए। यू आगे आओ। तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है कि जो हमको डायरेक्टली बताए कि स्फीयर, अगर एक स्फीयर पे चार्ज हो तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद ये भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक, अभी ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये जो पॉइंट चार्जेस है ना, ये थ्योरी के लिए ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में पॉइंट चार्जेस तुमको मिलने ही नहीं वाले। क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, जैसे लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो गया, या हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर पे हमारे पास चार्जेस है। गुड। तो वी हैव चार्जेस ऑन दिस लॉन्ग स्ट्रेट वायर और हमको फाइंड करना है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? अब तक हमने देखा नहीं, राइट। या फिर ऐसा भी हो सकता है, मेरे पास एक इन्फिनाइट शीट है, तो मेरे पास एक पेपर जैसा एक सरफेस है, थिन शीट। और अगर मुझे जस्ट अ मिनट, तो अगर मुझे इस थिन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो फॉर एग्जांपल आई हैव अ थिन शीट, इस पे चार्जेस है और मुझे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इस पूरे के पूरे चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हाउ डू यू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड? अगेन वी डोंट नो बिकॉज वी हैव नॉट सीन एनी फॉर्मूला एज ऑफ नाउ। ठीक, तो इन सब के लिए, वैसे बाय द वे तुमको बता दूं, मैंने तुमको बोला था कि गॉस लॉ से भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 में इंट्रोड्यूस करते हैं, पार्ट 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम उसको अप्लाई करते हैं। तो ये पहला एप्लीकेशन है, दूसरा एप्लीकेशन है, तीसरा एप्लीकेशन है, पार्ट 2 व्हिच यू विल लर्न इन 12th स्टैंडर्ड। गुड, पक्का?
तो अब गॉस लॉ हम लोग अप्लाई ऐसी जगह पे करते हैं जहां पे हमको डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला नहीं पता, या फिर जहां पे हमारे पास सिंगल पॉइंट चार्ज नहीं है, हमारे पास बहुत सारे चार्जेस है। गुड। तो अब पहले इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में समझ लेते हैं, फिर उसको डिराइव भी करेंगे, लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू पे अटेंशन एट एवरी सिंगल वर्ड दैट आई एम सेइंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज दिस स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ? फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको बोला कि मेरे पास एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें कुछ चार्जेस पॉजिटिव है, कुछ चार्जेस नेगेटिव है, राइट? तो देयर आर सम चार्जेस पॉजिटिव, सम चार्जेस नेगेटिव। नाउ इफ यू रिमेंबर, हमने अभी देखा था कि फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया नॉर्मल टू इट। ऐसे होता है, पक्का? तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक एरिया ले लेता हूँ, ठीक है? ये एक एरिया आ गया। अब अगर मैं इस एरिया में से सिर्फ पॉजिटिव चार्ज का फील्ड देखो, पॉजिटिव, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज? अवे, राइट? तो इस पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस है, इस पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस है वो इस एरिया में से कैसे जा रहे हैं? अवे, बराबर? श्योर, गुड। तो देयर इज सम आउटगोइंग फ्लक्स, आउटगोइंग, आउटवर्ड्स, और जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, उसके फील्ड लाइंस कैसे होते हैं? टूवर्ड्स। तो देयर इज सम इनकमिंग फ्लक्स, तो देयर इज सम इनकमिंग फ्लक्स। तो इस सरफेस के अंदर कुछ फ्लक्स आ रहा है, इस सरफेस के बाहर कुछ फ्लक्स जा रहा है, ठीक है? जब सिंगल चार्ज था या तो फ्लक्स आउटगोइंग होगा या तो फ्लक्स इनकमिंग होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फ्लक्स आउटगोइंग होगा और नेगेटिव है तो इनकमिंग होगा। यहाँ पे कुछ फ्लक्स आउटगोइंग है, कुछ फ्लक्स इनकमिंग है, राइट? तो जब मुझे पूरे चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमको नेट फ्लक्स निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? नेट फ्लक्स, मतलब आउटगोइंग फ्लक्स माइनस इनकमिंग फ्लक्स, पक्का? तो ये वर्ड वहां पे यूज होगा। तो क्या लिखा है स्टेटमेंट में? द फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ, हाँ यहाँ देखो, थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, लिया कि नहीं क्लोज सरफेस मैंने, राइट? पक्का पक्का। तो द फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस इक्वल्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो इस सरफेस के अंदर कितना टोटल चार्ज है वो देखना पड़ेगा। इस केस में कितना है? Q1 माइनस Q2 माइनस Q3। अगर तीनों पॉजिटिव होते तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। गुड। तो अब पहले मैं इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देता हूँ, बहुत इजी है, सिर्फ उसको याद रखो। हम क्या फाइंड कर रहे हैं? टोटल फ्लक्स किसका? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड क्यों यूज हुआ? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है, नेगेटिव का टूवर्ड्स होता है। तो अगर अवे और टूवर्ड्स है तो हमको क्या करना पड़ेगा? नेट निकालना पड़ेगा, मतलब कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है। सो द फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और कभी भी फ्लक्स, कभी भी याद रखना, फ्लक्स हमेशा एक क्लोज सरफेस से निकाला जाता है। सो द फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू, या इज इक्वल टू द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस भी बोल सकते हो, एनक्लोज बाय द सरफेस भी बोल सकते हो, इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। व्हाट इज एप्सिलॉन 0? याद है क्या? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्या बोलते हैं उसको? तो मैथमेटिकली अगर मैं लिखने जाऊं टोटल फ्लक्स, अभी मैंने बताया व्हाट वाज टोटल फ्लक्स? फाइव, या फिर इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार। तो टोटल फ्लक्स या तो फाइव लिखो या इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार लिखो। दिस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस, को बोलते हैं चार्ज एनक्लोज्ड। क्या बोलते हैं? चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0, वेयर Q E N C is the total charge enclosed by the surface।
charge enclosed by the surface. क्लियर यहां तक? पक्का पक्का? तो ये हो गया मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ गॉस लॉ. श्योर श्योर. तो व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ? The flux of net electric field through a closed surface is equal to charge enclosed by the surface या charge inside the surface divided by epsilon 0. पक्का पक्का. तो मैथमेटिकली आया. अब अगेन सिर्फ बोल के नहीं चलता, हमको ये प्रूव भी करना पड़ता है. तो हमको ये प्रूव करना पड़ेगा कि सच में ये फॉर्मूला वैलिड है. तो लेट अस प्रूव दिस. बहुत सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल. एक काम करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप लिखते भी जाएंगे. हमने एक रैंडम शेप का एरिया ले लिया, क्लोज्ड एरिया, क्लोज्ड सरफेस. और रैंडम शेप को फिजिक्स में या मैथ्स में बोलते हैं आर्बिट्ररी. क्या बोलते हैं? आर्बिट्ररी. तो लेट अस कंसिडर an closed surface. तो consider a closed surface of arbitrary shape. रैंडम शेप बोलोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे आर्बिट्ररी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बाद में जाके तुमको ये वर्ड कहीं पे आए तो तुमको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्बिट्ररी. इट इज नथिंग बट रैंडम शेप. तो सम शेप. अब वो सम शेप डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, वो हमको अभी देखना नहीं है. हमको वो 12th में आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 में, तब का तब देखेंगे. अभी फिलहाल सिर्फ रैंडम शेप कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. शेप स्फीयर भी हो सकता है, सिलेंडर भी हो सकता है, व्हाटएवर इट इज. ऐसा है. तो ऐसा आ गया. अब एक काम करेंगे, इसके अंदर एक चार्ज इमेजिन कर लेंगे +q. सो लेट +q बी द चार्ज enclosed inside this surface. By the way, ये जो सरफेस तुमने इमेजिन किया ना, इस सरफेस का नाम भी है गॉसियन सरफेस. क्या नाम है इसका? गॉसियन सरफेस. तो ये जो सरफेस है, ये कौन सा सरफेस है? गॉसियन सरफेस. अब एक काम करते हैं, इस सरफेस पे कहीं पे एक जगह पे एक पॉइंट P इमेजिन कर लेते हैं. ये जो पॉइंट P है ना, इस पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. तो लेट अस इमेजिन सम पॉइंट P. यहाँ पे कहीं तो एक जगह पे, किसी जगह पे एक P पॉइंट ले लो. तो कंसिडर अ पॉइंट P on this surface at a distance r from the charge. तो चार्ज से ये जो पॉइंट P है कितना डिस्टेंस पे है? r डिस्टेंस पे है. तो चार्ज से ये P पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है? r डिस्टेंस पे है. मैं एक एक स्टेप इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तब तुमको ये एक एक स्टेप पता होने चाहिए कि हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं. तो हमको जिस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है ना, तो पहले उस सरफेस पे एक पॉइंट इमेजिन किया जाता है, सम पॉइंट P. उसका डिस्टेंस चार्ज से कितना है? r. अब ऐसा किया जाता है कि उस P पॉइंट के आसपास एक छोटा सा एलिमेंट इमेजिन किया जाता है. तो वी विल कंसिडर एन एलिमेंट ds. तो रिमेंबर, यू विल हैव टू टेक अ स्मॉल एलिमेंट ds. कहाँ पे? उस पॉइंट पे. इमेजिन a small area element ds at point P. Imagine a small area element ds at point P. अब you need to understand कि ये चार्ज पॉजिटिव है, हाँ कि ना? पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? अवे. तो सिंस द चार्ज इज पॉजिटिव, the direction of electric field at point P is directed away, मतलब outwards, away. So since the charge is positive,
therefore electric field at point P, therefore electric field at point P is directed away, is directed away. क्लियर यहाँ तक? हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, मैं आपको याद है क्या, आई हैव सेंड ऑलरेडी वंस यू होम, वेरी गुड, यू रिमेंबर. तो आई जस्ट डोंट वांट टू डू इट अगेन, बट आई ऑल्सो विल अप्रिशिएट कि आप क्लास मत डिस्टर्ब करो और मुझे तो बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो, बिकॉज आई जस्ट डोंट वांट टू ओपन द नोट्स एंड फिर एक एक पॉइंट देख के बताओ. अगर एक पॉइंट बताना रह गया, नुकसान तुम लोगों का है. यू डोंट, वो था ना मूवी, दो बूंद सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, वॉट एवर इट इज, आई डोंट नो. दो चुटकी सिंदूर, दो बूंद खून, आई डोंट रिमेम्बर. दो चुटकी सिंदूर, ओके, एनीवेज. वैसे ही 0.2 परसेंटाइल की कीमत तुम क्या जानो. जिनका 0.2 परसेंटाइल की वजह से अच्छा कॉलेज रह गया ना, अच्छा कॉलेज है, अच्छी ब्रांच, जरा उनसे बात करो तो तुमको समझ में आएगा कि कंपटीशन लेवल क्या है. और कंपटीशन लेवल का प्रेशर तुम लोग लेते हो बिकॉज ऑफ दिस पैरामीटर्स, कि जब तुम क्लास में हो तब तुमको पढ़ना चाहिए, तब पढ़ते नहीं हो, ध्यान नहीं देते हो. और घर पे जाके जब खा पी के एंजॉय करना चाहिए तब कॉन्स्टेंटली टेंशन में रहते हो कि मेरी पढ़ाई बाकी है, मेरे से ये हुआ नहीं, मेरा वो रह गया. लाइफ इज टू इजी इफ यू वांट, लाइफ इज टू डिफिकल्ट इफ यू वांट. समवन सेड, इफ यू थिंक यू कैन, इफ यू थिंक यू कांट, यू आर राइट इन द बोथ केसेस. तुमको लगता है तुम कर सकते हो, सही है. तुमको लगता है नहीं कर सकते, वो भी सही है. हाँ, सही है. अगर मुझे कुछ अचीव करना है ना लाइफ में, तो फिर ऑफ कोर्स मैं उसके लिए मेहनत करूंगा, मैं प्लान करूंगा, मैं खुद को ऑर्गेनाइज करूंगा. और अगर मुझे नहीं करना है तो नहीं करना है, फिर नहीं करना है तो मैं सोचूंगा ही नहीं ना. आई विल जस्ट, ठीक है, टाइम कट रहा है, कटने दो. वैसे भी एक दिन आए थे, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे. एक नाम ही मिला था यहाँ, एक नाम ही कमाओगे, बराबर. मुझे फिजिक्स कमाना है. चलो ध्यान दो, ठीक है, बाकी चीजें बाद में, चलो यहाँ ध्यान दो. गुड. तो अब रिमेंबर, यहाँ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज डायरेक्टेड अवे, डायरेक्टेड अवे. नाउ ये जो तुमने एलिमेंट लिया ds, मैंने क्या बोला था अभी कि एलिमेंट का एरिया कैसे निकालते हो, उसी एलिमेंट पे क्या ड्रॉ करते हो, परपेंडिकुलर. तो मैंने इसी एरिया पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ds बार. अब e बार और ds बार में एंगल कितना है, थीटा, बराबर. गुड. सो लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन e bar and ds bar. श्योर. देन बाय प्रोसेस हमने अभी देखा, हम लोग पहले फ्लक्स निकालते हैं स्मॉल एलिमेंट से, फिर टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेट. तो यहां भी वही करना है, आपको पहले फ्लक्स निकालना है थ्रू दिस एलिमेंट. सो देयरफॉर फ्लक्स थ्रू एलिमेंट ds. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, अभी देखा था आपने, EDS cos थीटा, ऐसा ही था ना, था कि नहीं ऐसा, EDS cos थीटा. अभी देखा, EDS cos थीटा, E cos थीटा ds और EDS cos थीटा. What is electric field due to a single charge at a distance r? 1/4 pi epsilon 0 q by r square. तो ये जो E है, ये है 1/4 pi epsilon 0 q by r square, ds cos थीटा. यहां तक क्लियर, पक्का 100% श्योर. लॉक कर दे, लॉक. यस, वेरी गुड, लॉक कर दिया. अब देखो, अब ऐसा है, 11th का ही चैप्टर नंबर 1, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, उसमें SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स. SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थे और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थे. कौन से सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थे, हाँ, प्लेन एंगल एंड, अगर आपको याद होगा बाय डेफिनेशन, अगर याद होगा तो सॉलिड एंगल वाज एरिया एलिमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर. तो यहाँ पे इफ यू नोटिस, मैं एक काम करता हूँ,
मैं एक काम करता हूँ, ये 1/4πε0 और इसको अलग कर देता हूँ और ds cos थीटा बाय आर स्क्वायर को अलग लिखता हूँ। ds cos थीटा बाय आर स्क्वायर को अलग से लिखता हूँ। क्यों? क्योंकि ये पता है कौन है, ये एरिया अपॉन डिस्टेंस का रेडियस का स्क्वायर है। ये पता है कौन होता है? सॉलिड एंगल कौन होता है ये। और अगर आपको याद होगा एरिया स्मॉल है तो सॉलिड एंगल भी स्मॉल है। बट ds cos theta by r square is nothing but d omega which is solid angle। क्या है ये? सॉलिड एंगल। ये सॉलिड एंगल किसने बनाया? स्मॉल एलिमेंट ने। ये जो स्मॉल एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट जो तुमने लेके रखा है, उसने इस पॉइंट पे, मतलब जहां पे चार्ज है वहां पे एक सॉलिड एंगल बनाया। वो सॉलिड एंगल कितना है? डी ओमेगा। पक्का पक्का, गुड। तो देयरफॉर आपके पास जो ये फ्लक्स का फॉर्मूला है ना, डी फाई, ये जो फ्लक्स का फॉर्मूला है डी फाई, ये आ गया क्यू अपॉन 4πε0 इनटू क्या आएगा? डी ओमेगा। हो गया। ये फ्लक्स कहाँ से पास हो रहा है? स्मॉल एलिमेंट से। टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करते हो? इंटीग्रेशन। देयरफॉर टोटल फ्लक्स इज गिवन बाय ये जो टोटल फ्लक्स था फाई, इट इज इंटीग्रेशन डी फाई ओवर द कंप्लीट सरफेस। तो इंटीग्रेशन ओवर द कंप्लीट सरफेस डी फाई, व्हाट इज डी फाई? q अपॉन 4πε0 डी ओमेगा। ठीक, इसमें से q कांस्टेंट है, 4πε0 कांस्टेंट है, सिर्फ अंदर क्या है? डी ओमेगा। अब क्यों? क्योंकि अगर मैं जब सिंगल एलिमेंट ले रहा हूं तो एंगल कितना बना? डी ओमेगा। उसके बाजू में और एक एलिमेंट ले रहा हूं तो टोटल एंगल जो बनेगा वो 2 टाइम्स ऑफ डी ओमेगा बनेगा। अगर और एक एलिमेंट ले रहा हूं तो 3 डी ओमेगा बनेगा। ऐसा करते 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 पूरे सरफेस को मैंने अगर ले लिया तो आपको पता होना चाहिए टोटल सॉलिड एंगल इज ऑलवेज 4 पाई। कितना? 4 पाई। तो टोटल सॉलिड एंगल, ये जो टोटल सॉलिड एंगल है ना, ये हमेशा 4 पाई होता है। बट इंटीग्रेशन डी ओमेगा ओवर सरफेस इज 4 पाई। पक्का पक्का। देयरफॉर जो फ्लक्स है फाई, ये हो गया q अपॉन 4πε0। q अपॉन 4πε0। टोटल सॉलिड एंगल कितना है? 4 पाई। 4 पाई हो गया कैंसल। तो तुमको क्या मिल गया? टोटल फ्लक्स इक्वल टू q अपॉन ε0। लेकिन ये q ही तो वो चार्ज था जो एनक्लोज था। क्या था? एनक्लोज था, सरफेस के अंदर था। तो टोटल फ्लक्स क्या हो गया? चार्ज एनक्लोज बाय ε0। हो गया प्रूफ, डन। ये तो प्रूव करने निकले थे तुम। You remember you wanted to prove phi equal to charge enclosed upon ε0। मैं एक बार सारे स्टेप्स वापस रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल you must know what is the statement of Gauss law। पता होना चाहिए। The flux of net electric field through a closed surface is equal to charge enclosed by the surface divided by ε0। तो मैथमेटिकली टोटल फ्लक्स इज चार्ज एनक्लोज्ड बाय ε0। व्हाट इज टोटल फ्लक्स? इंटीग्रेशन ई बार डॉट ds बार। अब ये अगर हमको प्रूव करना है तो हमने क्या किया? हमने सबसे पहले एक आर्बिट्री शेप का सरफेस लिया। आर्बिट्री शेप, रैंडम शेप, कोई भी शेप ले लो, स्फीयर ले लो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करेक्ट। उसके अंदर एक चार्ज लिया +q। फिर हमने क्या किया? फिर हमने इस सरफेस पे एक पॉइंट लिया P। गुड। उस P पॉइंट पे एक एलिमेंट लिया ds। इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है? अवे है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है। और ये जो एरिया है इसका डायरेक्शन क्या है? ds है। दोनों में एंगल कितना है? d थीटा। तो ये जो स्मॉल एलिमेंट है ds, इसमें से फ्लक्स कितना है? d फाई इक्वल टू eds cos थीटा। तो आप लोग पहुंच गए सीधा यहाँ पे, eds cos थीटा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज? 1/4πε0 q बाय r स्क्वायर। तो ये जो q अपॉन 4πε0 इसको अलग किया, ds cos थीटा बाय r स्क्वायर को अलग किया। लेकिन ये जो ds cos थीटा बाय r स्क्वायर था, ये कौन था? सॉलिड एंगल मेड बाय स्मॉल एलिमेंट। तो सॉलिड एंगल भी स्मॉल होगा, डी ओमेगा। तो वो आ गया डी ओमेगा, राइट। हमको चाहिए था टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स कैसे ऑब्टेन करते हो? इंटीग्रेशन। क्योंकि ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट पूरे सरफेस पे है, तो टोटल फ्लक्स के लिए क्या किया? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में से कांस्टेंट क्या आ गया? बाहर। तो इंटीग्रेशन डी ओमेगा किस पे? सरफेस पे। टोटल सॉलिड एंगल कितना होता है? 4 पाई। 4 पाई हो गया कैंसल। तो यू हैव फ्लक्स इक्वल टू चार्ज अपॉन ε0। लेकिन चार्ज q वाज चार्ज इनसाइड द सरफेस,
तो यही क्या था, चार्ज एंक्लोज था। हो गया प्रूव। अब हमारे जो क्वेश्चंस पेंडिंग है, वी विल क्विकली गो थ्रू दोस क्वेश्चंस। एग्जाम्पल नंबर 10.8। So I'll go ahead with example number 10.8. A charge of 5 coulomb is kept at the center of sphere of radius 1 meter. तो ये जो चार्ज है 5 कूलम का, ये कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ स्पीयर, और स्पीयर का रेडियस कितना है 1 मीटर। रेडियस कितना है उसका 1 मीटर, कितना है 1 मीटर, पक्का पक्का। व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्पीयर, उस स्पीयर में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है ऐसा आपको पूछा है। हाउ विल दिस वैल्यू चेंज इफ द रेडियस ऑफ द स्पीयर इज डबल्ड। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, गॉस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन के हिसाब से जो चार्ज है स्पीयर के अंदर वो कितना बोला है 5 कूलम, और जो स्पीयर है उसका रेडियस कितना है 1 मीटर, और फिर सेकंड केस में रेडियस क्या कर दिया डबल, डबल मतलब कितना 2 मीटर। आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है फ्लक्स, फ्लक्स पूछा है ना, व्हाट इज द फ्लक्स। आपको पूछा है फ्लक्स पहले केस का मतलब φ1, और आपको पूछा है जब मैंने रेडियस डबल कर दिया तो फ्लक्स कैसा चेंज हुआ, मतलब क्या पूछा है φ2। बराबर, श्योर श्योर, गुड। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, गॉस लॉ का। अभी हमने देखा था, क्या देखा था कि टोटल फ्लक्स क्या होता है, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0, करेक्ट, वेरी गुड। तो केस 1 केस 2 दोनों में सेम फॉर्मूला लगेगा। तो सॉल्यूशन, केस 1 में भी तुम चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0 यूज करोगे। चार्ज एनक्लोज कितना है 5, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 की -11, नहीं पता, यही तो दिक्कत है, नहीं पता। तो अभी एक वंस एंड फॉर ऑल अच्छे से याद करके रख लो, क्योंकि ये तुमको बहुत काम में आएगी। वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन 0, वैल्यू ऑफ, मुझे पता है क्या आने वाला है, आप लोगों को याद रहे इसलिए यू हैव टू बेसिकली लुक फॉर योर सेल्फ। ये देखो इधर क्या लिखा हुआ है, 8.85 10⁻⁻12 कितना है -12, कितना है -12, कितना है -12, कौन सा यूनिट्स में -12, ऐसा यूनिट्स में कितना -12, पक्का पक्का। इधर भी देखो क्या लिखा हुआ है -12, तो वैल्यू -11 की -12 है -12। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना पड़ेगा आपको, यू जस्ट हैव टू सॉल्व दिस। 5/8.85, 5/8.85, 0.5649, 0.5649 इंटू 10⁻+12, मतलब 5.649 इंटू 10⁻11। यूनिट क्या आएगा, यूनिट फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, EDS cos थीटा, EDS cos थीटा का तो यूनिट होता नहीं है, वो तो एंगल कॉस ऑफ एंगल नंबर होता है ना। साइन थीटा कॉस थीटा का यूनिट होता है क्या, नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 यूनिट होते हैं, या तो इसको तुम न्यूटन पर कूलम लिखो, अगर न्यूटन पर कूलम लिख रहे हो, DS क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये एक यूनिट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक यूनिट भी बताया था तुमको मैंने, वोल्ट पर मीटर, याद है क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वोल्ट पर मीटर, तो मीटर मीटर कैंसल, तो वोल्ट मीटर, तो दोनों में से कोई भी एक लिख देना, हो गया करेक्ट। अब ये हो गया फ्लक्स इन द फर्स्ट केस। सेकेंड केस में जो फ्लक्स है φ2, ये वापस से क्या आएगा, चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन 0, तो ये भी सेम आएगा, क्योंकि फ्लक्स डिपेंड किस पे करता है, सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, वो सरफेस के साइज पे डिपेंड ही नहीं करता। इसका मतलब अगर मैं डायग्राम से बताने जाऊं तो चलो डायग्राम से बता देता हूं। तो लुक, हैव कंप्लीट अटेंशन हियर। मेरे पास पहले केस में जो सरफेस था जिसका रेडियस कितना था r1, कितना था r1 विच इज 1 मीटर, और मेरे पास जो दूसरे केस में सरफेस है जिसका रेडियस क्या है 2 मीटर, डबल है ना, ऐसा क्वेश्चन में बोला है क्लियरली, डबल है कि नहीं, r2, बराबर, सही है राइट। लेकिन फ्लक्स डिपेंड किस पे करता है,
चार्ज पे, और किस पे, एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो क्या है, कांस्टेंट। सरफेस वन हो या सरफेस टू हो, दोनों के अंदर अल्टीमेटली चार्ज की वैल्यू क्या है, सेम है। तो चार्ज एनक्लोज क्या है, सेम है, तो फ्लक्स भी क्या होगा, सेम होगा। डन, डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया, हो गया। तो फ्लक्स टू एंड फ्लक्स वन आर सेम। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 10.9, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर। अगर याद होगा आपको, डाइपोल में दो इक्वल बट अपोजिट चार्जेस होते हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू। और अगर आपको याद होगा, सेंटर से प्लस क्यू एल डिस्टेंस पे होता है और माइनस क्यू भी, तो माइनस और प्लस दोनों में डिस्टेंस होता है 2l। तो ये जो वैल्यू है ये 2l है। इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, मतलब 2l की वैल्यू दी है ये। इज प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁵ न्यूटन पर कूलम एज शोन इन फिगर। अभी डायग्राम नहीं प्रिंट हुआ, कोई बात नहीं, मैं प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई बार, और आपको पता तो होगा ही इलेक्ट्रिक डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, और ये एंगल थीटा, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 30। और सेंटर से ये डिस्टेंस l और ये डिस्टेंस l, तो रोटेशन कितना, 2l, और ये 2l की वैल्यू कितनी है, 2 सेंटीमीटर। और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डाइपोल को रखा है उसकी वैल्यू कितनी है, 10⁵, बराबर। इफ इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, अगर आपको याद होगा कि इस पे टॉर्क लगता है, क्योंकि इस पे एक फोर्स होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पे एक फोर्स होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दीज टू फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूट अ टॉर्क। तो टॉर्क की वैल्यू दी हुई है 10√3 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द डाइपोल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले गिवन पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई कर लो। गिवन पैरामीटर्स के हिसाब से 2l की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, मतलब l की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, मतलब कितनी है, 10⁻⁻2 मीटर। वैसे हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको 2l की जरूरत पड़ेगी, तो 2 × 10⁻2 मीटर, बस इसको ऐसा याद रख लो। वी डोंट नीड l वैल्यू, वी नीड 2l वैल्यू। क्यों बताता हूँ मैं। उसके बाद तुमको बताया कि एंगल कितना है, कितना एंगल है, 30 डिग्री। कितना एंगल है, 30 डिग्री। और तुमको फिर क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 10⁵ न्यूटन पर कूलम। और आपको फिर ये बताया कि टॉर्क कितना एक्ट हो रहा है इसके ऊपर, 10√3। 10√3 क्या, न्यूटन मीटर। ये गिवन पैरामीटर्स। और आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द डाइपोल। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द डाइपोल मतलब क्यू वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, क्यू। तो रिमेंबर, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पूछा है मतलब क्यू पूछा है, क्यू, राइट। अब फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि टॉर्क की वैल्यू की, तो टॉर्क का फॉर्मूला यूज होना चाहिए। व्हाट इज टॉर्क का फॉर्मूला, पी साइन थीटा। कितना, पी साइन थीटा। कितना, पी साइन थीटा। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ पी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, Q × 2l। ठीक है, तो Q क्या आ गया, टॉर्क अपॉन 2l × E sin थीटा। क्योंकि Q फाइंड करना, तो Q का फॉर्मूला बना लिया। अब इस Q के फॉर्मूला में हमको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। वी आर जस्ट सपोज टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हियर। तो Q = टॉर्क अपॉन 2l × E sin थीटा। टॉर्क की वैल्यू कितनी थी, 10√3, और 2l की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻²। E की वैल्यू कितनी है, 10⁵, और साइन ऑफ 30, व्हाट इज साइन ऑफ 30, हाफ। तो 10√3 2 × 10⁻3, हाँ कि ना, हाँ, और साइन 30 कितना, हाफ। हुआ क्या कैंसल, यस। 10⁻3 ऊपर गया क्या, हाँ, तो 10 और 10⁻3, तो 10⁻2 इंटू कितना, √3। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732। तो 1.732 इंटू 10⁻2 मतलब 0.0172 कूलम। दिस मस्ट बी द वैल्यू ऑफ चार्ज।